हेलो एवरीवन, आई एम मी और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 3। पंच के ये कहने पर कि दर्श रिवा को अंदर भेजे और वो खुद रिवा का इंटरव्यू लेगा, दर्श अपने मन में बोला, अब भगवान जाने क्या होगा उस बेचारी लड़की के साथ। और अपना सर हाँ में हिलाकर बाहर चला गया। उसके जाते ही वंश अपने हाथ में पकड़ी पेन को घुमाते हुए बोला, मिस रिवा शर्मा, तुम्हें पक्का लग रहा होगा कि तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगी, और लगना भी चाहिए। पर क्या है ना, वंश सिसोदिया का तरीका थोड़ा अलग है। तुम्हें ये जॉब मिलेगी जरूर, लेकिन तुम खुद 1 महीने से ज्यादा इसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगी और मुझसे खुद कहोगी कि मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूं। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मेरा भी नाम वंश सिसोदिया नहीं। और ये कहते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए वो दर्श की दी फाइल चेक करने लगा। वहीं इस तरफ दर्श बाहर आया और उसे रिवा वहीं वंश के ऑफिस की तरफ आती हुई नजर आई। ये देख वो उसकी ओर बढ़ा और उसे देखते हुए बड़ी ही शालीनता से बोला, एक्सक्यूज मी मिस, वंश सर ने आपको अंदर बुलाया है, प्लीज आए मेरे साथ। और रिवा को अपने साथ वंश के कैबिन की ओर आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गया। वही रिवा उसे देख अपने मन में मुंह बनाते हुए बोली, उस लड़की बात से नहीं मिलना मुझे फिर से। पहले ही उसका चिरहरण मैं कर चुकी हूँ अपनी बातों से। अब उसकी तरफ से इज्जत अफजाई रिटर्न गिफ्ट में नहीं चाहिए मुझे। क्या श्याम बाबा, मैं यहाँ से उसके कैबिन तक जाऊं? इतना वक्त थोड़ा सा, मेरा मतलब थोड़ा ज्यादा सा धीरे नहीं चल सकता क्या? लगभग 1 साल जितना। या फिर वो मुझे भूल नहीं सकता क्या? उसे भूलने की बीमारी नहीं हो सकती क्या? कुछ हो जाए, कुछ तो। और ये सोचते हुए वो लगातार ऊपर की ओर देख अपने ही ख्यालों में गुम होकर चल रही थी। तभी दर्श रुका और उससे बोला, आप अंदर जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, एंड ऑल द बेस्ट। और ये कहते हुए उसे वंश के कैबिन के बाहर छोड़ दर्श खुद एचआर डिपार्टमेंट की ओर उसका सीवी लाने चला गया। वही रिवा एक बार अपने मन में श्याम बाबा का नाम लेते हुए बोली, जय खाटू श्याम जी की, जो होगा देखा जाएगा। और अपने हाथ जोड़कर धीरे से कैबिन का दरवाजा खटखटाया। वंश को तो जैसे इसी चीज का इंतजार था। ये सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट में एक अलग सी चमक आ गई और वो खुद को संयमित करते हुए बोला, कम इन। ये सुन रिवा एक गहरी सांस लेते हुए अंदर दाखिल हुई और ऐसे जताने लगी जैसे वो वंश से पहली बार मिल रही है। इसलिए उसे देख बड़ी ही शालीनता से बोली, गुड मॉर्निंग सर। इस पर वंश भी मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस चिटचैट शर्मा, आइए बैठिए। उसके मुंह से अपने लिए चिटचैट नाम सुनकर रिवा उसे घूरने लगी, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठ गई। तभी वंश के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे उसने खोलकर देखा तो उसमें दर्श ने रिवा के सीवी का पीडीएफ भेजा था, जिसे उसने खोलकर देखा और देखकर अपने मन में बोला, दैट्स इम्प्रेसिव। इसके अकॉर्डिंग तो ये जॉब इसे ही मिलनी चाहिए। मार्क्स बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल्स इंटर्नशिप में भी अच्छे मार्क्स दिए गए हैं इसे, तो आई डोंट थिंक कि मेरा फैसला गलत होगा इसे जॉब देने का। और अगले ही पल रिवा को देखते हुए बोला, चलिए आपके चिटचैट को छोड़ते हुए मिस चिटचैट शर्मा, हम आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अपने लिए ये नाम रिवा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने मन में बोली, आया बड़ा मुझे चिटचैट बोलने वाला, खुद भी तो कब से बतख की तरह क्वैक क्वैक करे जा रहा है। कसम आपकी खाटू वाले श्याम बाबा, अगर नौकरी की जरूरत नहीं होती ना, इसकी ये चोंच पकड़कर तोड़ देती, तो क्वैक क्वैक नहीं करता। इरिटेटिंग आदमी, लड़की बाज कहीं का। और ये सब सोचते हुए उसका मुंह बने जा रहा था, लेकिन वो ये बातें वंश के सामने कह नहीं सकती थी, इसलिए बस कुछ पल मुंह बनाने के बाद मुस्कुरा कर रह गई। तभी वंश ने उससे सवाल करने शुरू किए और उसने भी कॉन्फिडेंस के साथ उन सवालों का जवाब दिया, जिन्हें सुनकर वंश अपने मन में बोला, अगर मैं इसके फेवर में नहीं भी होता तो इतने टफ सवालों का इतनी आसानी से जवाब देने के बाद जॉब इसे ही मिलती। आई शुड नॉट हैव जज्ड हर बाय हर ड्रेसिंग स्टाइल। लेकिन कुछ भी कहो, इंडियन में अच्छी लगती है। मानो इंडियन के लिए ये नहीं, इंडियन इसके लिए बना है। लुकिंग क्यूट इन चूड़ीदार, दैट टू वाइट, शी इज जस्ट लाइक अ पेंडोरा बॉक्स फुल ऑफ सरप्राइजेस। और ये सोचते हुए ना जाने क्यों वंश उसके चेहरे में खोने लगा था। लेकिन ठीक उसी वक्त दर्श अंदर आते हुए बोला,
सुन, समायरा का फोन आया है, तुझसे अर्जेंट बात करनी है उसे। और ये सुनते ही जैसे वंश को होश आया और वो खुद को संभालते हुए रिवा से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस शर्मा, यू आर हायर्ड। कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। जाकर ये पेपर्स एचआर डिपार्टमेंट में दे दें। कहते हुए उसे एक पेपर साइन करके देता है जो कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर होता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखते ही रिवा की आंखों में आंसू चमकने लगे थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया और वो लेटर वंश के हाथों से लेते हुए बड़ी ही धीमी आवाज में बोली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मेरी काबिलियत को परखा और मुझे ये जॉब दी। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपके बारे में वो सब कहा। माफ़ कर दीजिएगा हो सके तो। आप नहीं जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है ये जॉब देकर। और ये कहते हुए वहाँ से उठकर मुड़कर जाने लगी। वहीं उसकी उन खूबसूरत ग्रे आंखों में चमकते आंसू देख ना जाने क्यों लेकिन वंश को अच्छा नहीं लगा और उनकी वजह जानने की लालसा जाग गई। वो खुद में बोला, जानना तो पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है। पर अगले ही पल अपने ख्याल को झटकते हुए दर्श के हाथ से उसका फोन लेकर बात करते हुए बोला, यस बेबी, आई एम हियर ओनली, काम में बिजी था। और ये कहते हुए वो बहुत ही फ्लर्टी अंदाज में फोन वाली लड़की से बात करने लगा। उसकी बातें दरवाजे तक पहुंची रिवा के कानों में भी पड़ रही थी, इसलिए वो खुद में बोली, रहेगा तो लड़की बाज ही, इसलिए इससे बचकर ही रहना पड़ेगा रिवा। बाकी आपके ऊपर है खाटू वाले श्याम बाबा, और नौकरी दिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर बात करती हूँ आपसे, अभी चलती हूँ, देर हो रही है। और ये कहते हुए एचआर डिपार्टमेंट की ओर चली गई। वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट लेटर जमा करवाकर बाकी जरूरी कागजात लेकर वंश के ऑफिस से निकल गई। यूं ही सारा दिन बीत गया और काम के बाद वंश अपनी गाड़ी में दर्श के साथ बैठकर सिसोदिया भवन की ओर जाने लगा। गाड़ी में वंश बैठा खिड़की से बाहर लाइटों से जगमगाते उदयपुर शहर को देख रहा था। तभी दर्श जो आगे वाली सीट पर बैठा था चुप्पी तोड़ते हुए बोला, देख, मैं तो कहूँगा कि उस लड़की को तंग मत करना, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। जितना पता किया उतना बुरा लग रहा था और प्राउड भी हो रहा है उस लड़की पर कि प्रॉब्लम से भागने की जगह उन्हें फेस कर रही है वो। इस पर वंश बोला, वंश सिसोदिया ने फैसले बदलना बहुत पहले ही छोड़ दिया है, क्योंकि फैसले वो बदलते हैं जिनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं होती। और मैं फैसले बदलूं, मेरी जुबान इतनी सस्ती नहीं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर जो भाव थे उन्हें दर्श बखूबी समझ पा रहा था, पर वो बोला कुछ नहीं। कुछ वक्त बाद वो सब सिसोदिया भवन पहुंच चुके थे। वंश गाड़ी से उतरने ही लगा था कि तभी दर्श फिर बोला, मैंने तुझे कुछ सेंड किया है रिवा के बारे में, हो सके तो देख लेना, शायद तेरा फैसला बदल जाए। क्योंकि वंश सिसोदिया से पहले मेरा प्यारा दोस्त वंश है, जो कभी किसी मजबूर व्यक्ति के साथ मगरूरी नहीं करता। चाहे ये वंश उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, मैं जानता हूँ कि वो वंश कभी जाएगा नहीं कहीं। ये कहते हुए दर्श के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसकी इस बात पर वंश ने उसे एक नजर देखा जरूर, लेकिन बोला कुछ नहीं और चुपचाप सिसोदिया भवन के अंदर की ओर चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, सोफे पर बैठी एक उम्रदराज महिला उठते हुए उसकी ओर आते हुए बोली, आ गया तू, चला बैठ मेरे साथ। आजकल बहुत वक्त लगने लगा है आने में। तेरे लिए मैं और वंशु दोनों ही इंतजार करते रहते हैं कि तू आएगा और खाना खाएंगे साथ। चल मुंह धोकर आ पहले, तब तक गिरधर को बोलकर खाना लगवाती हूँ और वंशु को भी बुलवाती हूँ। आज नाराज होकर बैठी है तुझसे अपने कमरे में। उन्हें इतना बोलते सुन वंश के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो उनके गाल खींचते हुए बोला, अरे अरे मेरी क्यूटी पाई सी दादी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ हाथ मुंह धोकर, और वंशु को भी मैं ही बुला लाऊंगा। आखिर मुझसे नाराज होकर जो बैठी है मेरी प्यारी बहन, तो मनाना तो बनता है। और आप चलकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, हम आएंगे 10 मिनट में। और ये कहते हुए उनके गाल पर प्यार से किस कर वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। उसे यूं जाते देख कल्याणी जी यानी कि वंश की दादी खुद में कहती है, क्या करूं वंश तेरा, मेरे और वंशु के साथ तो तू अब भी वैसे ही है जैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि तूने क्या झेला है। काश तुझे संभालने वाली कोई आ जाए तो मेरी भी चिंता खत्म हो जाए। अब खाटू श्याम ही जाने
कि क्या लिखा है तेरी किस्मत में। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें साफ कर वो किचन की ओर चली जाती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।